गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू विजडम डिफेंस। आज हम लोग बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग सीडीएस एंड सीएपीएफ 2026। एंड हम इसमें जो भी बात करेंगे दैट विल बी डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर। सो लेट्स बिगिन। आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन। सो हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री जो होता है, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है प्री हिस्ट्री, एक होता है प्रोटो हिस्ट्री, और एक नेक्स्ट पार्ट जो होता है हमारा हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री में हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। सो जो भी इसके अंदर हम लोग के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो ये जो है कवर्स करता है लिथिक एज को, स्टोन एज को। लिथिक का मतलब होता है स्टोन एज। प्रोटो हिस्ट्री, हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट तो करता है बट हम लोग उसको पढ़ नहीं पाते। सो वी आरंट डिसाइफर्ड टिल द टाइम। इसका जो फेज है ऑलमोस्ट 2600 टू 1900 बीसी है, जिसका इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें बेस्ट एग्जांपल है तो आईबीसी है। आईबीसी का मैच्योर फेज इसी फेज को भी कहा जाता है। देन हमारे पास है हिस्ट्री, जो फ्रॉम 4th सेंचुरी बीसी से चलता है। रिटन रिकॉर्ड्स भी हमारे पास अवेलेबल है और उसको हम लोग पढ़ भी पा रहे हैं, तो डिसाइफर भी है। नेक्स्ट है हमारा लिटरली सोर्सेस। हमारे पास क्या है? लिटरेरी सोर्सेस हमारे पास क्या है रिटन रिकॉर्ड्स के तौर पे? तो रिटन रिकॉर्ड्स पे हमारे पास है वेदास एंड उपनिषद। रिसोर्सेस से कई बार क्वेश्चन आते हैं। पुराणास, महाभारता, रामायण, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, रॉयल बायोग्राफीज। उसके बाद हमारे पास है फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट्स, जैसे निकोलो कॉन्टी, जैसे मार्को पोलो। इन सब का जो रिटन रिकॉर्ड्स है हमारे पास, जैसे है निकिटन एक्सेट्रा। आर्कियोलॉजी, मोस्ट रिलायबल सोर्सेस आर्कियोलॉजी होते हैं। नाउ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करेंगे तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में हमारे पास न्यूमिस्मेटिक, स्टडी ऑफ कॉइन्स को बोलते हैं, कॉइनेज को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। टू डिटरमाइन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रेड, इससे हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और ट्रेड को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है न्यूमिस्मेटिक्स। देन एपिग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। एपिग्राफी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, इंग्लिश में भी आ जाते हैं कई बार। on stones, copper plates and pillars etc. And then population genetics, this is the archaeological evidence. population genetics में आते हैं tracial ancestral origin through scientific analysis। जैसे होता है ना, जो लोग लीनिएज को ट्रेस करते हैं कि कहाँ से इसका ओरिजिन है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो पॉपुलेशन जेनेटिक। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन प्री हिस्ट्री। So in prehistory we will discuss basically classification है based on the tools and subsistence जो मिला था। It can be divided into 3 parts। इसके फर्दर 3 parts है। जैसे हुआ पैलियोलिथिक एज, इसको अगर हम डिवाइड करें फर्दर इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। सेकेंड इसका जो होता है वो होता है हमारा मीजोलिथिक एज, मेसोलिथिक। एंड थर्ड जो होता है वो होता है नियोलिथिक। पैलियोलिथिक, so we will discuss one by one। so first is paleolithic age। पैलियोलिथिक एज ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। इसके फर्दर डिवाइड इनटू 3 डिस्टिंक्ट फेजेस है। लोअर फेज सेकेंड मिलियन से लेके 1 लाख बीसी, फिर सेकेंड है 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी, एंड देन अपर फेज जो है 40,000 से 10,000 बीसी। ये हमारा ये सब एविडेंस है, ये सब हमारे पास जो हमारे पास ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है वो सारी चीजें। नाउ पैलियोलिथिक सबसिस्टेंस की बात करेंगे तो अर्ली लाइफ जो हुआ करता था वो क्या था? फुट हिल्स पे लोग रहते थे ऑफ द माउंटेन्स, नियर नैरो रिवर्स, जहाँ पे रिवर्स नैरो होता था। केव्स वगैरह हुआ करता था, नेचुरल प्लेस फॉर द रेसिस्टेंस, जहाँ लोग रहते थे केव्स में। मैन सर्वाइव्ड ऑन द एनिमल हंटिंग एंड फूड गैदरिंग एक्टिविटीज। सबसे मेन एक्टिविटी जो उस टाइम पे क्या था पैलियोलिथिक एज में? एनिमल हंटिंग एंड फूड गैदरिंग।
इसके बाद था स्टोन टूल्स, जो था वो धीरे धीरे यूज कर रहा था, तो बाय द टाइम स्मॉलर एंड शार्पर होते जा रहा था। एंड डेड पर्सन वर लेफ्ट विदाउट परफॉर्मिंग एनी रिचुअल्स, किसी भी रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं किया जाता था, डेड पर्सन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। इसके बाद हमारे पास जो जहां से बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आते हैं, ये पोर्शन होते हैं कि पैलोलिथिक लोकेशन कहाँ कहाँ था, इंपॉर्टेंट साइट्स क्या क्या है पैलोलिथिक एज का। तो आपको याद रखना है कि लीडर रिवर वैली और सोहन रिवर वैली, ये लीडर रिवर वैली जो है आपका कश्मीर में है, एंड सोहन जो है रिवर वैली वो पंजाब में है। ये दोनों पैलोलिथिक साइट्स है ये सब। राजस्थान में डिडवाना पैलोलिथिक साइट है, आंध्र प्रदेश में कुरनूल केव्स, ये भी आपका पैलोलिथिक साइट्स है, एंड तमिलनाडु में पल्लवरम। ये चारों के चारों आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जो जो हमें पैलोलिथिक एज के टाइम पे मिलता था का उसका प्रूफ है। नाउ मीजोलिथिक एज जो कि 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक का टाइम पीरियड है, इसमें मैक्रोलिथिक टूल्स का यूज होता था जो कि कैटेगराइज किया गया था एज ए स्मॉलर स्टोन टूल्स। मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फूड प्रोडक्शन, इस टाइम पे फूड प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। शिफ्टिंग स्ट्रेटजी फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू एनिमल रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर, लोग हंटिंग और गैदरिंग से क्या हो रहे थे, एनिमल रेयरिंग पे शिफ्ट हो रहे थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ से स्टार्ट हो गया था, किस फेज से, मीजोलिथिक फेज से। और अर्ली पोएट्रीज का भी एविडेंस यहाँ से मिलता है। फिर है एविडेंस ऑफ बरियल भी यहाँ से मिलता है कि पहली बार फर्स्ट साइन देखा गया कि रिचुअल डिस्पोजल होने लगा डेथ पर्सन का, पहले ऐसे ही नॉर्मली छोड़ दिया जाता था। नाउ एंड इन दिस फेज स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग आर्टिफिशियल होम, घर बनाना लोगों ने शुरू किया बैम्बू और ग्रास का यूज करके। इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स डिस्कस करना है जो कि आपका है बागोर राजस्थान मेसोलिथिक साइट, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, भीमबेटका काफी इंपॉर्टेंट है जो कि एमपी में है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए काफी फेमस है। इसके बाद है लखुदियन केव्स जो कि उत्तराखंड में है, ये मेसोलिथिक साइट्स है। एंड देन कैमूर रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, ये भी आपका यहाँ भी आपको ये भी मेसोलिथिक साइट्स का एग्जांपल है। नाउ नियोलिथिक फेज जो 6000 बीसी से 3000 बीसी का टाइम पीरियड है, जहाँ एग्रीकल्चर जो हो जाता है, मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाता है लोगों का, पॉटरी का यूज करते हैं लोग, यूज ऑफ पॉटरी टू स्टोर फूड ग्रेन्स, एंड टूल्स मेड अप ऑफ पॉलिश्ड स्टोन से बनता था। यहाँ अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट विलेज की बात करेंगे, जो था फर्स्ट विलेज सेटलमेंट देखने को मिला था यहाँ पे। नाउ नियोलिथिक साइट्स ऑफ नियोलिथिक साइट का सिग्निफिकेंस क्या क्या था। तो नियोलिथिक साइड में आप मेहरगढ़ को देख सकते, जो आईबीसी में पढ़ेंगे, ये कंसीडर्ड किया था कि फर्स्ट विलेज था ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में लोकेटेड है। उसके बाद बुर्ज होम जो कि पिट ड्वेलिंग कल्चर के लिए फेमस था काफी कश्मीर में। एंड क्रेव रिचुअल्स जो था बुर्ज होम में हुआ करता था। डोमेस्टिक डॉग को भी क्या किया गया था, ग्रेव रिचुअल में क्या होता था कि डॉग को भी सेम ग्रेव में उसके मास्टर्स के साथ यानी कि उसके ऑनर के साथ दफनाया जाता था, ये उसका प्रूफ मिला था वहां से। अदर इंपॉर्टेंट साइट की बात करेंगे तो चिरंद है जो कि बिहार में है, न्यूलिथिक साइट का एग्जाम्पल है। मास्की एंड हुलार जो है कर्नाटका में है, एंड महागरा जो कि यूपी में। नाउ नेक्स्ट फेज जो होता है हमारा 3000 बीसी से 500 बीसी का फेज, जिसको चैल्कोलिथिक फेज बोलते हैं, जो जिसको कहा जाता है मार्क्स द इमरजेंस ऑफ फर्स्ट मेटल्स कॉपर, इसी फेज से शुरू होता है। चैल्कोलिथिक का मतलब होता है कॉपर ही, चैल्को मतलब होता है कॉपर, लिथिक मतलब होता है स्टोन। फिर है लार्ज स्केल, यहाँ पे इन सम एरिया जो है इट अपीयर्स आफ्टर द एंड ऑफ द हड़प्पन कल्चर एंड लार्ज स्केल एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग वर फाउंड देयर। The worship of god and goddesses also found there, and use of jewelry made up of shell and bones were used. की साइट्स की बात करें अगर चैल्कोलिथिक में, तो बोनास वैली जो कि आहार और गिलुंड रीजन में है। इसके बाद आपका दैमाबाद महाराष्ट्र, इसके बाद मालवा रीजन एमपी, एंड सोनपुर बिहार। दीज वर द की इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ चैल्कोलिथिक फेज। इतने सारे फैक्ट्स जो है ये आपको पता है, दैट इज गुड इनफ। यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसे एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक है जहाँ रोट लर्निंग का टॉपिक ज्यादा है, आपको फैक्ट ज्यादा याद रखना है, अंडरस्टैंडिंग का चीज ज्यादा है नहीं। आप
सीक्वेंस वाइज चीज़ों को अरेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप टाइम पीरियड को याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। और यूपीएससी का पेपर डायरेक्ट टाइम पीरियड पे आता भी नहीं है, आपके पास अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग आईबीसी के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट फेज समझेंगे। अर्ली फेज जो था आईबीसी का वो 3300 से 26 बीसी माना जाता है, जो कि रूरल सेटलमेंट का फेज था। 2600 से 1900 जिसको जो कि सीडीएस का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मैच्योर फेज ऑफ आईबीसी 2600 बीसी टू 900 बीसी, इमर्जेंस इनटू मैसिव सिटीज। इस टाइम पे सिटीज, बहुत सारे सिटीज डेवलप होते हैं और सबसे बेस्ट फेज माना जाता है इसका। एंड देन लेट फेज जो होता है वो 1900 से 1300 बीसी का, जिसमें डिक्लाइन एंड रिटर्न टू द रूरल फॉर्म्स में वापस आ जाता है। आर्कियोलॉजी हमेशा हमने कहा है कि रिमेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है एज अ स्क्रिप्ट, एज द स्क्रिप्ट इज अनडिसाइफर्ड। तो हमें आर्कियोलॉजी से ही चीजों का आइडिया लगता है कि किस टाइप का डेवलपमेंट था, कैसा था। तो आईवीसी में जो था अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को डिस्कस करेंगे। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये सिग्निफाइज करता था एन एफिशिएंट म्युनिसिपल गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन हाइजीन। हाइजीन पे बहुत ध्यान दिया था। यहाँ पे आपको हाउसेज जो थे मेड अप ऑफ बेक्ड ब्रिक्स एंड रोड कट्स, जो था रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता, जैसे एक रोड ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे जा रहा है। एंड एवरी हाउस इज कनेक्टेड टू द वाटर सप्लाई, और हर हाउस के पास क्या होता है, वाटर सप्लाई। देख रहे हैं ये नालाज वगैरह हुआ करता था, कैनाल्स। नाउ एवरी हाउस इज connected to water supply and drainage system were developed, well developed drainage system था। now life in हड़प्पन cities की बात की जाए तो citadel था, central area में मिलता था, protected areas with defensive structures for authority, जहाँ higher class रहते थे, citadel। and then अगर प्राइवेसी की बात की जाए तो डोर नेवर ओपन एट द मेन रोड, तो प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाता था। एंड विंडोज प्लेस्ड टू प्रिवेंट पीकिंग। देन है पब्लिक वर्क की बात कीजिए तो मैसिव इन्वेस्टमेंट इन द ग्रीनरीज एंड पब्लिक बात भी किया जा रहा था। नाउ इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड वेट यूज करते थे, जो कि मल्टीपल होता है 2 4 6 8 के, यानी कि 2 का मल्टीपल में। ब्रिक्स वर मॉइस्चर रेसिस्टेंट होता था एंड हैव सर्वाइव्ड फॉर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ग्रेट एक्यूरेसी इन मेजरिंग लेंथ एंड मासेस एंड मेटलर्जी उस टाइम पे भी काफी एक्टिव था, जो कि वे लोग जानते थे कॉपर का, ब्रॉन्ज, लेड, टीन, इन सब चीजों का काम करते थे। आयरन वाज नॉट डिसाइफर्ड टिल द टाइम, ये इंपॉर्टेंट है कि आईबीसी के टाइम तक आयरन वाज नॉट डिस्कवर्ड। सॉरी। नाउ हड़प्पन सील्स, हड़प्पन सील्स की बात करेंगे तो सील्स जो था नोन फॉर द शील कार्विंग एंड यूज फॉर स्टैंपिंग गुड्स एंड प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन में यूज होता था। डेकोरेटेड विद एनिमल फिगर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं विच ऑफ द एनिमल फिगर वाज नॉट मेंशन्ड इन द हड़प्पन सील्स। तो याद रखना ये 4 एनिमल्स थे, टाइगर थे, यूनिकॉर्न थे, बफेलोज एंड एलिफेंट। कई बार क ऑप्शन में रहता है, ये नहीं थे। एंड कॉमनली मेड अप ऑफ स्टीएटाइट, और ये जो सील्स होता था स्टीएटाइट का बना होता था। नाउ मेरीटाइम नेटवर्क की बात करें तो पार्टिसिपेटेड जो था आईबीसी जो थे वो पार्टिसिपेट करते थे इन वास्ट मेरीटाइम ट्रेड नेटवर्क फ्रॉम सेंट्रल टू वेस्ट एशिया। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन की बात करें उस टाइम उस जो आईबीसी को मेलुहा के नाम से जानते थे, से बुलाते थे फॉर द हड़प्पन सिविलाइजेशन को। और सेल वर्किंग वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राफ्ट फाउंडेड अब्रॉड। नाउ रिलीजन एंड कल्चर, दे वर्शिप्ड मदर गॉडेस symbolizing fertility, and presence of mythical animals like unicorn had religious significance also. Seal from Mohenjo-daro depicts Proto-Shiva, जिसको पशुपति के नाम से भी जाना जाता था, and used gold jewelry and stone like lapis lazuli. Important cities of IBC की बात करें तो लोथल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लोथल, इसको मैनचेस्टर ऑफ आईबीसी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है बाय एसआर राव, डिस्कवर किया था 1957 में। ये पोर्ट सिटी भी था आईबीसी का, एंड डबल बरियल सिस्टम यहाँ पे फाइंड किया गया। राखीगढ़ी जो कि डिस्कवर किए थे अमरेंद्र नाथ ने 2014 में। बैंक ऑफ घाघर प्रेजेंट है, और ये जो है लार्जेस्ट साइट्स है ऑफ आईबीसी।
2014 से पहले धौलावीरा हुआ करता था लार्जेस्ट साइट, धौलावीरा। फैक्ट की बात करें तो यहाँ पे लिख लो बैराना विलेज, जो कि ओल्डेस्ट आईवीसी साइट्स है इन हरियाणा। ना इंपॉर्टेंट साइट्स अदर की बात करें तो यहाँ पे हड़प्पा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है, फर्स्ट आईवीसी साइट था जिसको दयाराम साहनी ने डिस्कवर किए थे, दयाराम साहनी डिस्कवर किए थे 1921 में। यह है राइट बैंक ऑफ द रिवर रावी, कहाँ पे, तो मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान में। कॉफिन बरियल्स यहाँ पे मिला था, और याद रखना लोथल में डबल बरियल्स था। रेड स्टोन टॉर्सो ऑफ मेल बॉडी मिला था, टॉर्सो मतलब अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, अपर पोर्शन, एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्रेन्स आल्सो फाउंड हियर। अगर हम मोहनजोदारो की बात करें तो राइट बैंक रिवर ऑफ इंडस, लरकना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान में है। इसको एक्सकेवेट किया था राखाल दास बनर्जी 1922 में। यहाँ पे ग्रेट बाथ एंड स्टैचू ऑफ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिला था, एंड स्टीएटाइट इमेज ऑफ बियर्डेड मैन आल्सो फाउंड हियर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम थोड़ा सा आईबीसी में डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। लेट्स से आईबीसी की बात करते हैं तो कि ये जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको रिवराइन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता था, रिवराइन सिविलाइजेशन। अगर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन की बात करें तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट जो कि नील रिवर के, नील वैली में था, नील रिवर। उसके बाद अगर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन जो था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इराक का था, मेसोपोटामियन इराक रीजन में था, जो कि टाइग्रिस रिवर के किनारे था। एंड चाइनीज सिविलाइजेशन वो आपका था हांगहू रिवर, इसके अलावा कई बार लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि आईबीसी का लोकेशन, तो नॉर्थ का जो लोकेशन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, सो नॉर्थ लोकेशन जो है आईबीसी का वो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है मांडा है, जो कि आपको J&K में है, और यहाँ जो रिवर है वो आपका है चेनाब। सदर्न मोस्ट पॉइंट है दाइमाबाद, दाइमाबाद। अगर रिवर की बात करें तो आपको मिलेगा यहाँ पे प्रवरा रिवर, तो बैंक ऑफ प्रवरा। देन ईस्टर्न साइड की बात करें तो यहाँ आपको मिलेगा आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है, आलमगीरपुर यूपी। हिंडन रिवर, हिंडन से याद आना चाहिए, हिंडन एयरबेस यूपी में है। और वेस्ट में बात करें तो वेस्टर्न मोस्ट साइड जो है सूतका गेंडोर है, सूतका गेंडोर, जो कि आपका बलूचिस्तान में है। दास्क रिवर के किनारे, बैंक ऑफ रिवर दास्क। ये कुछ पॉइंट आपको याद होना चाहिए। आई होप सिटाडल का मतलब पता होगा, आप लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो ये मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हुआ करता था, जो जिसका जो हाइट हुआ करता था ना, जो ग्राउंड लेवल होता था उससे 12 मीटर ऊपर हुआ करता था सिटाडल, वो ऐसा हुआ करता था, इस इतना ग्राउंड से ऊपर इस रीजन में हुआ करता था। यहाँ रूलिंग क्लास लोग रहते थे। नाउ
we have done this part. So let's move to the next portion. डिक्लाइन ऑफ द आईबीसी। अब आईबीसी पे डिक्लाइन पे 2-3 थियरी है। जैसे है, पहला थियरी है कि इन्वेजन थियरी। इन्वेजन थियरी कहता है कि यूरोपियन, इंडो यूरोपियन इन्वेजन हुआ होगा। सो लार्जली कॉन्ट्राडिक्टेड बाय द मॉडर्न हिस्टोरियन। काफी ज्यादा मॉडर्न हिस्टोरियन है इस बात को नहीं मानते हैं, बट वन ऑफ द रीजन डिक्लाइनिंग का एक रीजन दिया जाता है कि इन्वेजन थियरी कि जो इंडो यूरोपियन था वो इन्वेड किए होंगे। दूसरा है क्लाइमेट चेंज, सबसे बड़ा रीजन रहा होगा। ये मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है कि या तो उस टाइम पे क्या हुआ, ड्राइंग ऑफ सरस्वती रिवर एंड टेक्टोनिक इवेंट हुआ होगा, क्योंकि सरस्वती का एविडेंस धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, तो इस वजह से कहा गया। और थर्ड जो है माइग्रेशन, 1700 बीसी सिटीज अबेंडन, खाली कर दिया होगा, एंड पीपल मूव्ड टुवर्ड्स गंगा बेसिन और साउथ। ये माइग्रेशन बेस्ड थियरी है। नाउ वी विल मूव नेक्स्ट पोर्शन, जो कि वैदिक एज है। वैदिक एज जो कि 15, अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे 300, और जो हमारा आईबीसी था 33,000, और उसके बाद आईबीसी का फेज जो आया वो 3300 और 30 के बाद का टाइम पीरियड था, जो कि हम लोग ऑलमोस्ट 13 का आसपास जब डिक्लाइन का फेज जाता है। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे 1500 बीसी से 600 बीसी। अब इसके वैदिक एज के दो पोर्शन है, एक है हमारा अर्ली वैदिक एज और दूसरा है लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक एज का टाइम पीरियड जो है हमारा 1500 बीसी टू 1100 बीसी है। लेटर वैदिक फेज जो है वो है 1100 बीसी टू 600 बीसी। सो वैदिक एज में हम बात करेंगे कि वेदास को कंसीडर किया गया था एज अ श्रुति लिटरेचर। सो वेदा जो था वो था श्रुति लिटरेचर विच इज हर्डेड। वेदास आर कंसीडर्ड एज श्रुति लिटरेचर, यानी कि सुन के ट्रांसफर हो रहा है एक से जनरेशन से दूसरे जनरेशन। एंड ये कहा जाता था कि एक्वायर्ड बाय द ऋषि इन मेडिटेशन एंड कंसीडर्ड एटर्नल सेल्फ एग्जिस्टेंट ट्रूथ। इसको कहा जाता था ये एटर्नल एग्जिस्टेंस ट्रूथ है। इसके बाद एविडेंस ऑफ वेदास जो कि है, ईच वेदास जो है कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। हर एक वेदा के 4 पार्ट होते थे। एक होता था संहितास, जहां कलेक्शन ऑफ हाइम्स, मंत्र का कलेक्शन। उपनिषद, फिलोसफिकल आइडियाज अबाउट आत्मा, यूनिवर्स एक्सेट्रा। आज तक क्लियर नहीं हुआ है आत्मा परमात्मा। नाउ ब्राह्मणास, प्रोज एक्सप्लेनेशन ऑफ संहिता पोर्शन। आज तक डिबेट है आत्मा पे कि क्या आत्मा है या नहीं है। साइंटिफिक मेथड से भी लोग डिस्कवर कर रहे हैं मेटाफिजिक्स में, और कोशिश कर रहे हैं ढूंढने का, और फिलोसफिकली तो चल ही रहा है। नाउ थर्ड पोर्शन जो था ब्राह्मणास, एंड लास्ट जो था अरियंकास। अरियंकास बेसिकली फॉरेस्ट बुक था, फॉरेस्ट से रिलेटेड, जिसमें इंटरप्रेट करता था कि सैक्रिफिशियल रिचुअल्स इन द सिंबॉलिक एंड फिलोसफिकल वे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडो आर्यंस। सो देयर आर सिमिलरिटी फाउंड बिटवीन ऋग्वेदास एंड जैन अवस्था, जो कि जेरोस्ट्रियन का बुक था। तो इससे लिंक पता चलता है कि इंडो आर्यन का क्या लिंक था। ये लोग क्या करते थे, डोमेस्टिकेटेड हॉर्स एंड यूज्ड स्पोक व्हील्स। इसके बाद रिलीजियस फीचर्स, कल्ट ऑफ फायर एंड कल्ट ऑफ सोमा वाज फाउंड, एंड दे यूज सिंबल ऑफ स्वस्तिका। एंड कल्ट ऑफ फायर एंड कल्ट ऑफ सोमा is found as a religious feature. Yes. Now early Vedic age. Now we will discuss one by one early Vedic age, 1500 BC to 1100 BC. Early settlers called India as a Sapt-Sindhu. Why? Because it is a land of 7 rivers, and these 7 rivers is very important. Many a time examination had asked the questions, and maybe they will ask. So first Indus. इंडस का जो है अर्ली वैदिक एज के टाइम पे जो है वैदिक एज में उसका नाम क्या था, सिंधु। झेलम वितास्ता, चेनाब अस्कनी, रावी पारुष्णी, ब्यास विपासा, एंड सतलज सतुद्री, एंड देन सरस्वती का सरस्वती था। एंड यहाँ पे कहा गया कि अबाउट 30 ट्राइब्स आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। ऑलमोस्ट मोर देन 30 ट्राइब्स मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। अब है कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की जाए तो डोमिनेंट ट्राइब जो था यहाँ वैदिक एज में वो था पुरु एंड भरत। एंड बैटल ऑफ 10 किंग जो दशराजन था वो हुआ था भरत चीफ सुदास, जिन्होंने हराया था, डिफीटेड 10 ट्राइब्स ऑफ द रिवर ऑन द रिवर पारुष्णी। भरत और
पुरु एक साथ मिले थे और बनाया था कुरु। दे रूल्ड, लेटर दे रूल्ड आर्यावर्त, एंड मेनी कॉन्फ्लिक्ट विद द इंडिजिनस ट्राइब्स जैसे दास, दास्यू वर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो पैस्टोरलिज्म, यानी कि मेन एक्टिविटीज क्या था, मेन एक्टिविटीज जो था इन लोगों का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज था पैस्टोरलिज्म। एंड देन हॉर्स जो था उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता था। पैस्टोरलिज्म का मतलब जिसे नहीं पता है, फॉर्म ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। काउ, गौ बोला जाता था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, काफी वैल्यूज था। वॉर्स फॉट फॉर द कॉज एंड टर्म्स ऑफ वॉर जो होता था वर गवस्थी बोला जाता था उसको। वॉर के लिए जो टर्म यूज होता था उसको बोलते गवस्थी। ट्रेड जो था बार्टर सिस्टम से करता था, मेन मेथड था इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का बार्टर सिस्टम, यानी कि चीजों का ट्रांसफर करके एक दूसरे की, जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी, वो एक पर्सन को किसी और चीज की रिक्वायरमेंट है और दूसरे को किसी और की, तो एक दूसरे में इंटरचेंज कर लेते थे। कॉपर एंड ब्रॉन्ज यूज हुआ था जिसको अयास बोला जाता था। एंड लैंड वाज नॉट प्राइवेट प्रॉपर्टी, उस टाइम तक लैंड कोई प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं हुआ करता था। ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो ट्राइबल चीफ जो होता था, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल ही था, तो ट्राइबल जो चीफ होता था उसको बोला था राजन। एंड पावर जो था लिमिटेड था बाय द ट्राइबल असेंबलीज, जैसे सभा जो ग्रुप ऑफ एलिट पीपल का ग्रुप होता था उसको सभा बोलाता था। जो नॉर्मल पीपल था उसको बोला जाता था समिति, पीपल लोगों का, असेंबली ऑफ पीपल बोल सकते हैं इसको, वो था समिति। एंड असेंबली ऑफ ट्राइब्स को बोलते थे विधाता। एंड कोई भी स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन नहीं करता था, रिक्वायरमेंट डिपेंड करता था। वॉलेंटरी ऑफरिंग जो दिया जाता था, ऑफर किया जाता था, वो बलि था, वॉलेंटरी दिया जाता था। एंड लॉयल्टी ऑफ द पीपल टू जना, बेसिकली ट्राइब के पास था ये टेरिटरी, किसी को किसी उस टाइम पे किसी को टेरिटरी का कोई मतलब नहीं था। एंड द टर्म जनपदा मेंशन्ड ओनली वंस, जनपदा। सोशल ऑर्डर की बात करें, सो 10 मंडल ऑफ द ऋग वेदा कंटेन्स पुरुष सुक्ता, एंड पुरुष सुक्ता में 4 वर्ना थियरी मेंशन था। जैसे 4 वर्ना थियरी में 4 वर्ना थियरी, एंड दिस 4 वर्ना थियरी देयर आर 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। एंड द टर्म वर्ना मीन कलर। सोशल मोबिलिटी एग्जिस्टेड एंड वीमेन पार्टिसिपेटेड इन असेंबलीज। ये सारी कुछ सुविधाएं थी अर्ली वैदिक फेज में। लेटर वैदिक फेज 1100 से 600 बीसी है, जहां एक्सपांशन हुआ था, एक्सपेंशन इनटू द गंगा यमुना द्वाब रीजन, एक्सपेंशन था इसका लेटर वैदिक फेज का। आयरन यूज अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल, जिसको श्याम अयास बोला जाता था, आयरन को श्याम अयास। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बिकम the main economic activities till the time, and Sabha and Samiti now controlled by ruling and princely classes. ट्राइबल अथॉरिटी जो था वो टेरिटोरियल हो गया। अब वर्ना सिस्टम बिकम्स वेरी रिजिड, एंड देयर वर 2 सेग्स जो कि काफी फेमस था उस टाइम पे, विश्वामित्र, वशिष्ठ एंड विश्वामित्र। एंड 4 आश्रम था, the 4 ashram emerged during this period. These 4 ashram was था, अगर हम 4 आश्रम की बात करें तो देवर ब्रह्मचर्य पहला, ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ, थर्ड था वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, एंड नेक्स्ट था संन्यास, कंप्लीट रिनंसिएशन, संन्यास। नौ अगर वर्णा की बात करें, जेंडर वर्णा, तो अपर 3 वर्णाज अलाउड फॉर उपनयन, उपनयन हुआ करता था जिसको द्विज स्टेटस बोलता था, मतलब सेकंड बर्थ, सॉरी
एंड शूद्राज डिनाइड, वो उसके लिए उपनयन नहीं था। विमेन डिनाइड उपनयन एंड चैंटिंग ऑफ गायत्री मंत्र, यानी कि विमेन जो है गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती थी। एंड देन इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा इमर्ज्ड, दैट वाज बिलोंग टू द कॉमन एंसेस्टर। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट की बात करें जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहा है इस फेज में, किंगशिप रिचुअल्स, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। इंपॉर्टेंट पोस्ट की बात करें तो यहाँ से कुछ पोस्ट से क्वेश्चन आता है, जैसे बलि संधक, बलि साधका, जो कि बेसिकली टैक्स कलेक्टर था, टैक्स से रिलेटेड था। इसके बाद है भागदुग्गा, भागदुग्गा ये बेसिकली किंग्स शेयर को कलेक्ट करता था, किंग्स शेयर इन एग्रीकल्चरल गुड्स। नेक्स्ट अगर और इम्पोर्टेंट एक है जिसका है संग्राहिता, संग्रहित्रा, जो है ट्रेजरी का कलेक्टर ऑफ ट्रेजरी था। खजाना। नाउ लेट्स मूव किंगशिप एंड रिचुअल्स। तो राजसी यज्ञ करते थे, अश्वमेघ यज्ञ होता था, वाजपेयी होता था, देवर किंगशिप एंड रिचुअल्स होता था। यानी कि राजसू में क्या था, कन्फरिंग सुप्रीम पावर टू द किंग। अश्वमेघ रॉयल हॉर्सेस को छोड़ दिया था जो कि अनइंटरप्टेड टू एक्सर्ट द कंट्रोल ओवर द एरिया, जहां तक वो हॉर्स जाएगा वो एरिया उसके कंट्रोल में होगा, जो अगेंस्ट में आएगा उसको वॉर लड़ना होगा। वाजपेयी चैरियोट रेस हुआ करता जहां किंग विंस अगेंस्ट द किंग्समैन, एंड यहाँ जो वॉलेंटरी बलि था वो हो जाता है ऑब्लिगेटरी इन लेटर वैदिक फेज। लेटर वैदिक फेज में ये सारी चीजें देखने को मिलता है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट है हमारा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से हर बार क्वेश्चन आया है और हर बार आएंगे। सो हियर वी विल डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे बुद्धिज्म जो कि फाउंडेड बाय गौतम बुद्धा। अगर हम गौतम बुद्धा की बात करें तो इसके बचपन का नाम शुद्धोधन, शुद्धोधन नहीं, इसके फादर का नाम शुद्धोधन था, इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ। यस, सिद्धार्थ था। ही बिलोंग्स टू सांख्य और क्षत्रिय क्लेन। ही वाज बोर्न इन 563 बीसी इन लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु। ठीक है, इनका जो बॉर्न हुआ था 1563 में हुआ था अंडर, पूछा गया क्वेश्चन है अंडर साल ट्री। अगर हम इनके लाइफ की बात करें तो इनके फादर, हालांकि ये नॉर्मल फैक्ट है, पता होना चाहिए सभी को, फादर जो होता है शुद्धोधन है, शुद्धोधन। ये जो होते हैं ना प्रिंस होते हैं बेसिकली कपिलवस्तु के। इनके मदर का नाम अगर बात करें महामाया, देन इनकी वाइफ का नाम यशोधरा, एंड इनका एक सन था जिसका नाम था राहुल। इनके लाइफ में कब चेंजेस आया, इन्होंने 4 साइड्स देखा लाइफ में। पहला था बुद्धाज लाइफ का 4 साइड, जैसे एक ओल्ड मैन को देखा, एक डिजीज पर्सन को देखा, एक एसेटिक को देखा, साधु को, एक डेड पर्सन को देखा, और फिर इनके अंदर चेंज आया और फिर इन्होंने घर छोड़ देता है एंड एट द एज ऑफ 29, जब ये 29 ईयर्स के होते हैं तो घर छोड़ देते हैं, एंड आफ्टर 7 years ऑफ वंडरिंग
फाइनली ही अटेन निर्वाणा, यानी कि नॉलेज, एट द एज ऑफ 35। एंड फाइनली इसके बाद अलग अलग स्पीच देते हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और फाइनली 80 ईयर्स की उम्र में 483 में डेथ हो जाता है इसका कुशीनगर में। नाउ इंपॉर्टेंट इवेंट्स का बात करेंगे बुद्धा सा, तो जन्म जो होता है वो होता है, जन्म का सिंबल है लोटस और बुल, लुम्बिनी में होता है। फिर है महाविनिष्क्रमण, जब वो घर छोड़ता है उस फेज को बुलाता है महाविनिष्क्रमण, उसका सिंबल होता है हॉर्स जिसका नाम होता है कंटक। इसके बाद होता है निर्वाणा, जहां उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोधि ट्री बोध गया में, इसी बोधि ट्री को शशांक ने कटवा दिया था। जिसके बाद है धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसका सिंबल है व्हील, सारनाथ में इन्होंने अपना फर्स्ट स्पीच दिए थे यहाँ पे, फर्स्ट स्पीच। एंड देन महाविनिष्क्रमण, जब वो दुनिया को छोड़ चले थे, उसका सिंबल है स्तूपा, डेथ हुए थे कुशीनगर में। इनका 4 नोबेल ट्रूथ है, 4 नोबेल ट्रूथ कहता है दुख, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। फिर कहता है दुख समुदाय, यानी कि देयर आर कॉजेज फॉर द सॉरो, दुख समुदाय यानी कि दुख का कारण जो है वो क्या है, पहले बोला कि लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, एंड फिर उन्होंने कहा कि दुख समुदाय, एंड यानी कि देयर आर कॉजेज ऑफ द सॉरो, एंड वो कॉजेज क्या है, तो वो है हमारा डिजायर। फिर उन्होंने कहा दुख निरोध, कहता है इसका उपचार है, इसका इलाज है, इट कैन बी स्टॉप्ड एंड इफ डिजायर कैन बी कॉन्कर्ड, अगर आप अपने डिजायर को कॉन्कर्ड करते हो तो पॉसिबल है। एंड फिर उन्होंने कहा था कि कैसे कॉन्कर करें, तो निरोधगामी प्रतिपदा, सो फॉर दैट दे गेव अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ, and these Ashtangic marg is here Shamyak Drishti, Drishti that means observation, right observation। फिर है सम्यक संकल्प, that means right determination, संकल्प मतलब डिटर्मिनेशन। फिर है सम्यक व्यायाम, राइट एक्सरसाइज। सम्यक कर्म, कर्म एक्शन। वाक्य स्पीच। सम्यक स्मृति मेमोरी। मेमोरी या इसको बोल सकते हैं माइंडफुलनेस। सम्यक समाधि मेडिटेशन। एंड आजीविका लाइवलीहुड। दीज आर अष्टांगिक मार्ग, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आपको इससे निकला जा सकता है। जहां से हमारे लिए वीबीआई क्वेश्चन आता है उसको करना बहुत जरूरी है, जो कि है बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में हुआ था, राजगीर में हुआ था, आजाद शत्रु ने करवाया था, चेयरमैन था महाकश्यप, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी फर्स्ट काउंसिल में जो है सुत पीटक और विनय पीटक को कंपाइल किया गया था। सुत पीटक एंड विनय पीटक कंपाइल किया गया था। सुत पीटक को आनंद ने और विनय को उपाली ने, ये दोनों डिसिपल थे, और विनय को उपाली ने। लेट मी चेंज द कलर। नाउ यहां से आपको याद रखना है। देन सेकेंड काउंसिल जो हुआ था 100 ईयर्स लेटर 343 बीसी में हुआ था, वैशाली में। कालाशोक उस टाइम पे रूलर था और चेयरमैन था सबाक मीर। जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल था इसमें बुद्धिस्ट का डिवीजन होता है, बट यहाँ से 2 ग्रुप बनते हैं, एक होता है ऑर्थोडॉक्स, एक होता है अनऑर्थोडॉक्स। जो ऑर्थोडॉक्स होता है उसका नाम होता है आपका थेरवेदास, ये होता है ऑर्थोडॉक्स क्लास। और दूसरा पोर्शन जो होता है वो होता है आपका महासंघिका।
ये होता है अनऑर्थोडॉक्स। ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का पार्ट है। देन आपको पता होना चाहिए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था, अशोका ने करवाया था। देखो, कालाशोक अशोक, चेयरमैन मोगलीपुत्र तिस। एंड इसके बाद जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है वो होता है 78 एडी, हेल्ड एट कुंडलग्राम या कुंडलबन कश्मीर। कनिष्क करवाता है और वसुमित्रा जो होता है किंग उस टाइम का चेयरमैन होता है। और इसमें जो बुद्धिस्ट है वो 2 प्रॉपर ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। एक होता है हीनयान और एक होता है महायान। हीनयान एंड महायान। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का एक फैक्ट है, जैसे अशोका ने अपने सन महेंद्र एंड डॉटर संगमित्रा को श्रीलंका भेजते हैं टू प्रोपागेट द बुद्धिज्म। तो अशोका's सन महेंद्र just reduce the pen, and daughter संगमित्रा, इन दोनों को भेजते हैं श्रीलंका फॉर द प्रोपागेशन ऑफ बुद्धिज्म। नाउ लेट्स कम टू द बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है। विनय पिटक बुद्धिस्ट लिटरेचर है। कंडक्ट, इसमें उपाली ने लिखा है, मैंने डिस्कस किया, कंडक्ट एंड डिसिप्लिन का बात करता है ये। देन है सुत पिटक, टीचिंग ऑफ धम्म फॉर बुद्धा बाय आनंद। एंड देन अभिधम पिटक, टीचिंग ऑफ त्रिवेदास, जो कि ऑर्थोडॉक्स होता है, इसको लिखने का काम करते हैं मोगलीपुत्र तीस। मिलिंद पन्हो मिलिंद पन्हो जो बुक है उसमें डिस्कशन है महेंद्र और नागसेन का, जिसको लिखा गया है नागेश्वर के द्वारा पाली में। फिर है वैपुल्य सूत्र, जो प्रोनाउंसमेंट ऑफ बुद्धा को डिस्कस करता है। मेन आर्किटेक्चर साइट्स नालंदा बिहार, जो कि नालंदा बिहार में है। फिर है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची एंड बहरूद, यूपी एमपी में है। देन महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया, एंड अजंता केव्स, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नाउ दिस इज द सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, महाजनपदास एंड द ग्रेट 16 महाजनपदास of the ancient time. Here we will discuss few of them. We will not discuss all of them, but we will discuss few of them. पहले हमें ये जानना होगा कि सोर्स क्या है इसका। तो इसका जो सोर्स है वो हमारे पास है बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैसे त्रिपिटक, जातक स्टोरीज, ओल्ड स्टोरी। जैन लिटरेचर जैसे आगाम लिटरेचर जो हमने डिस्कस किया है। फिर है हमारा ग्रामर, जो अष्टाध्यायी ने लिखा है। देन इसका जो अदर सोर्स है वो है रेगुलर एग्रीकल्चरल सरप्लस एंड आयरन लेड टू द टेरिटोरियल स्टेट्स। देयर इज अ मिसमैनेजमेंट इन द स्लाइड्स, ओके वी विल डिस्कस हियर ओनली। जो कुछ इंपॉर्टेंट जनपदास है जिसका आपको कैपिटल पता होना चाहिए, यस दिस पार्ट कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे अंगाज, अंग महाजनपद, जिसका कैपिटल आपको याद रखना है चंपा, यहाँ आप देख सकते हो। अवंती है, उसका कैपिटल था उज्जैन। काशी, वाराणसी, मगध, राजगीर, अंग, चंपा। इसके बाद आपको चेदी, त्रिपुरी, ये कुछ है। पंचाल, कुरु, ये कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपदास है, आपको इसका कैपिटल याद होना चाहिए एटलीस्ट, यहां से क्वेश्चन आते हैं। सो नाउ just move. First of all, we will finish Jainism. So Jain founded by the first Tirthankar Rishabdev, से गुरु आदि ग्रंथ आदिनाथ भी बोलते हैं। महावीर was the 24th Tirthankar and the last one and 23rd Tirthankar जो थे पार्श्वनाथ थे। महावीर born in 540 BC in कुंडलग्राम कश्मीर, कुंडलग्राम वैशाली। Death at Pavapuri near Rajgir 468 BC, and he was contemporary of Buddha, and Jainism adopted प्राकृत लैंग्वेज। इसके अलावा महावीर के बारे में आपको अगर कुछ याद रखना है तो उसके फादर का नाम, जो कि छोटा कॉन्सेप्ट है, जहां से क्वेश्चन नहीं आते, ना के बराबर है। फादर, मदर, वाइफ, ये सबसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। जो इनका जो डेथ हुआ था एट द एज ऑफ 72,
जब ये 72 ईयर्स के थे उस टाइम पे इसका डेथ होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है यहाँ से आगे जैन काउंसिल। तो फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्रा में 300 बीसी में। उस टाइम पे किंग हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य एंड अस्तूलवज्र चेयरमैन था, यानी कि प्रिजाइडेड बाय द अस्तूलवज्र। इसके अलावा सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 512 एडी हुआ था आफ्टर लॉन्ग वेरी लॉन्ग ईयर, हेल्ड एट बल्लभी गुजरात अंडर द मैत्रका डायनेस्टी एंड चेयरमैन उस टाइम पे था देवार्धी अक्षमेश्वरमना। नाउ जैन आर्किटेक्चर, जहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो है मेन जैन आर्किटेक्चर महाराष्ट्र में आपको मिलेगा एलोरा केव्स, मांगी टुंगी केव्स और गजपंथ केव्स। उड़ीसा में आपको मिलेगा उदयगिरी, कांदागिरी केव्स एंड हाथी गुफा केव्स, एंड देन सिथनावसल केव्स जो कि तमिलनाडु में है। स्टैच्यू की बात करें तो गोमतेश्वर एंड बाहुबली स्टैच्यू जो कि श्रवणबेलगोला कर्नाटका में है, जहां पे यही चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो आपको यहीं पे सैल्वेशन प्रैक्टिस करके अपना जान दे देते हैं। फिर है अहिंसा स्टैचू जो कि ऋषभ नाथ के ऊपर है, वो है मांगी टुंगी हिल्स में। मांगी टुंगी हिल्स कहाँ है, अभी हमने डिस्कस किया, ऊपर महाराष्ट्र में। जैनालय जैन टेम्पल, दिलवारा जैन टेम्पल राजस्थान, माउंट एबू, गिरनार एंड पालीथाना टेम्पल गुजरात एंड मुक्तांगिरी महाराष्ट्र में। So now we have done this part. You guys need to do with yourself महाजनपदाज और उसके कैपिटल. Now Magad and its power. So lies a fertile Ganga plains and access to the iron from the Chota Nagpur plateau. Use elephant in their army and capital was Rajgir Giribras. Protected by hills and later shifted capitals to Patliputra as a natural water fort surrounded by the rivers. और ये जो था पाटलिपुत्रा जो था लेटर कैपिटल शिफ्ट करता है जो आगे चल के उदयन करता है गंगा और सोन के संगम पे, गंगा एंड सोन, कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन। हरियंका डायनेस्टी 544 बीसी से 412 बीसी, किंग जो था बिंबिसार। सक्सेसर की बात करें तो इसके बाद जो है बिंबिसार जो थे, बिंबिसार को अजात शत्रु ने मार दिया जो उसका सन था, और फिर वो राजा बन जाते हैं। अजात शत्रु के बाद आते हैं उसका सक्सेसर उदयन। अजात शत्रु के बाद उदयन आते हैं और फिर उदयन जो है गंगा और सोन के कॉन्फ्लुएंस पे पाटलिपुत्रा बनाते हैं, बसाते हैं शहर को, और फिर पाटलिपुत्रा कैपिटल शिफ्ट करता है। इसके बाद नागदशक रूल करता है कुछ टाइम तक, लेकिन उसके बाद नागदशक को नेक्स्ट जो है शिशुनाग जो होता है, शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर जो शिशुनाग होता है, वो क्या करता है नागदशक को मार देता है और फिर वो सक्सेसर बन जाता है और वो नया डायनेस्टी बनाता है जिसका नाम है शिशुनाग डायनेस्टी 412 से 344 बीसी। इसके बाद उसका सक्सेसर होता है कालाशोक, एंड देन कालाशोक के बाद इसी टाइम पे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। किसमें? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल शिशुनाग ने करवाया था, कालाशोक शिशुनाग के टाइम पीरियड में, शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पीरियड में कालाशोक ने करवाया था। एंड देन नंदा डायनेस्टी जो कि कालाशोक के बाद महापदम नंद जो है कालाशोक को मार देता है और फिर नंदा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करता है। इसका जो सक्सेसर होता है धनानंद, और धनानंद जो होता है लास्ट रूलर होता है नंदा डायनेस्टी का। उसके बाद जो है मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट होता है जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। एंड यहाँ पे ग्रीक और पर्शियन कॉन्टेक्ट की बात करें तो उस टाइम पे डायरोसिस जो दारियुस था पेनिट्रेटेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड मेड गंधार एज प्रोविंस ऑफ हिज एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, एंड दे इंट्रोड्यूस खरोष्टी स्क्रिप्ट। ग्रीक जो था एलेक्जेंडर और पोरस के बीच बैटल ऑफ हाइडस पास हुआ था, और इस बैटल ऑफ हाइडस पास के बाद बेसिकली यहाँ से इसके बाद जो है वो आगे नहीं जाता है, एलेक्जेंडर वापस लौट जाता है। एलेक्जेंडर इन्वेजन का पार्ट है वो हमारा। नाउ this is the last part, and direct contact between India and Europe was established at that point of time. So that was the topic that we have done. In the next part we will discuss Mauryan Empire, Sunga dynasty, and then foreign invasion like Greek and Sakas, and then we will discuss Parthians and Kushanas, and then Sangam literature, Sangam age we will discuss, then Harsa we will discuss. These two parts is very important, and in brief we will discuss Chola, Chera and Pandyas and Guptas. So that will be our the last class, and extra classes if it is needed then we will discuss. And then after finishing this
After finishing history, we will start our discussion for polity. So not polity first, then we will discuss direct modern history. We will not discuss medieval because very few question comes if come from that section. So we will discuss direct modern history, and then modern, if we will complete modern, we will try to complete in 2 videos, and then we will come to the polity, and in polity we will discuss each and every point. So that's it from my side. Thanks for watching. If you are watching in a recording, then you must watch in 1.5x so that it will finish very soon. And if you want to get the PDF or any other information, just join our Telegram channel, and that is Wisdom Defense. Or even you guys get the link of the Telegram channel in the description box. So thank you once again all of you. जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.